कहाँ तक पहुंचे थे हम लेक्चर में? हमारे चैप्टर में हम कहाँ तक पहुंचे थे? सेकंड नंबर का चैप्टर है चालू। गुड आफ्टरनून तुषार। सेकंड नंबर का चैप्टर हमारा चल रहा है। सेकंड नंबर का चैप्टर कौन सा है? इसको क्या हो गया भाई? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हम देख रहे थे। जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, 2 फंक्शंस कंप्लीट कर लिए थे। प्लानिंग कंप्लीट हो गया था। प्लानिंग के बाद कंप्लीट हुआ था ऑर्गेनाइजिंग, है ना। ऑर्गेनाइजेशन जो फंक्शन है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन, ये 2 फंक्शंस हमारे कंप्लीट हो गए थे। तीसरे फंक्शन की ओर हमें बढ़ना है जिसका नाम है स्टाफिंग। तीसरा फंक्शन कौन सा है? स्टाफिंग। स्टाफिंग शुरू होगा, बराबर है। स्टाफिंग स्टार्ट करेंगे। तो स्टाफिंग का मतलब क्या है? जैसे देखो, ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या देखा था? ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन में हमने देखा था कि टू ऑर्गेनाइज ऑल थिंग्स इन अ कंपनी और अ कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी। जो भी कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी है, जो कंपनी है हमारी, तो मैनेजर्स क्या करते हैं? सभी चीजों को सही तरीके से मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं ना। जितने फैक्टर्स है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स अदर देन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी फैक्टर्स हैं उन सभी फैक्टर्स को सही तरीके से मैनेज करते हैं। सही समय पर सही फैक्टर को यूज किया जाता है ना, ताकि जो इफिशियंसी है वो बढ़ती रहे, कंपनी की इफिशियंसी जो है वो बढ़ती रहे। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? थर्ड जो हमारा फंक्शन है, वो थर्ड फंक्शन है स्टाफिंग का। स्टाफिंग का फंक्शन किससे रिलेटेड है? तो सीधी सीधी बात है, स्टाफिंग का फंक्शन है सीधा सीधा रिलेट करता है जो लेबरर और एम्प्लॉइज हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, है ना। जितना हमारा स्टाफ है, उस स्टाफ को सही तरीके से मैनेज करना स्टाफिंग फंक्शन का काम है। अब स्टाफिंग फंक्शन करता कौन है? देखो, स्टाफिंग फंक्शन किसका काम है? तो स्टाफिंग फंक्शन के लिए एक मैनेजर जो है वो स्पेशली अपॉइंट किया हुआ होता है। उसको कहते हैं एचआर मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़कर जो आया है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम है मेनली स्टाफिंग फंक्शन कौन करता है? तो एचआरएम करता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है वो स्टाफिंग फंक्शन करता है। अब इस स्टाफिंग फंक्शन में क्या एक्टिविटीज आएंगी? तो सबसे पहले काम आएगा कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखना। रिक्रूटमेंट प्रोसेस का मतलब क्या है कि किसी एक जॉब के लिए, किसी एक काम के लिए आपको एम्प्लॉय की जरूरत है। तो आप क्या करेंगे? मतलब आप अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप ये देखेंगे कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, राइट पीपल एट राइट प्लेस, राइट पुटिंग राइट पीपल टू राइट जॉब, सही है। लेकिन हर बार रिक्रूटमेंट और रिक्रूटमेंट के बाद की प्रोसीजर पर ध्यान देना जरूरी होता है। स्टाफिंग में एचआर मैनेजर क्या करता है? सबसे पहले तो वो ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करता है कि किस जॉब वर्क के लिए किन एम्प्लॉयज की जरूरत है और उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, है ना। और साथ में उनके पास कौन से स्किल्स, कितनी एक्सपर्टीज, इन सारी चीजों की जानकारी वो इकट्ठा करता है कि एम्प्लॉयज हमें ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, स्टाफ हमें ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, तो वो कैसा चाहिए और हर जॉब रोल के लिए किन अलग अलग कैंडिडेट्स की जरूरत है, सबसे पहले वो ये दिखेगा। फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देगा। नंबर ऑफ जॉब वैकेंसीज जो है वो क्रिएट कर देगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जॉब रोल्स के लिए अलग अलग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए वैकेंसीज हैं। तो वो वैकेंसीज जो है वो पब्लिक कर देगा न्यूज़पेपर के थ्रू या फिर टेलीविजन मीडिया के थ्रू, जहां उसकी अपनी जो कंपनी की वेबसाइट है वहां पर, कंपनी का सोशल मीडिया हैंडल होगा वहां पर, सभी जगह पर रिक्रूटमेंट जो है वो पब्लिक करेगा। फिर जो कैंडिडेट्स आएंगे उन कैंडिडेट्स को वो क्या करेगा? कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेगा, एग्जामिनेशन लेगा, एप्टीट्यूड टेस्ट लेगा, एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद फिर इंटरव्यू लेगा, है ना। उन सभी कैंडिडेट को परखेगा कि जिस जॉब रोल के लिए इन्होंने अप्लाई किया है उस जॉब रोल के लिए ये सबसे सही कैंडिडेट है कि नहीं है। जितने भी कैंडिडेट्स आएंगे उनमें से बेस्ट कैंडिडेट जो होंगे उन कैंडिडेट का वो सिलेक्शन करेगा, है ना। मतलब राइट पीपल जो है, राइट कैंडिडेट जो है, राइट कैंडिडेट का सबसे पहले सिलेक्शन करेगा। अब उसको क्या करना है? राइट कैंडिडेट का सिलेक्शन करने के बाद उसे राइट जॉब जो है वो देनी है। राइट पुटिंग राइट पीपल टू राइट जॉब, है ना। सही इंडिविजुअल को, सही कैंडिडेट को उसकी सही जगह पर पहुंचा दीजिए। जिस जॉब के लिए आपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू की थी उसके लिए आपको बेस्ट कैंडिडेट मिल गया। अब उस बेस्ट कैंडिडेट को उठाइए, उसकी ट्रेनिंग की प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट करेगा। वो उसकी ट्रेनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। स्टाफिंग फंक्शन का ही एक हिस्सा उसकी ट्रेनिंग करवाना है उसको।
जो कल्चर है इंडस्ट्री का, उसके कंपनी का जो कल्चर है, उस कल्चर से उसको इंट्रोड्यूस करवाना है। साथ में उसकी जो जॉब रोल्स है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको कैसे फुलफिल करना है, इसका ट्रेनिंग उसको देना है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर उसको अपना जॉब जो है वो करने के लिए भेज दिया जाएगा कि अब यहाँ पर बैठकर इस तरह से आपको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अपनी जो ड्यूटीज है, उनको कंप्लीट करना है और सही समय जो दिया हुआ है उतनी समय के अंदर आपको अपने टारगेट्स जो है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज जो है उसको फुलफिल करते रहना है ना। और टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस उनको आती रहेगी। मतलब राइट पीपल का रिक्रूटमेंट करना, जॉब वैकेंसीज क्रिएट करना, राइट पीपल जो है उनको रिक्रूट करना, उनको सही जगह पर सही जॉब पर उनको अपॉइंट करना है ना, उनको ट्रेन करना सही तरीके से, उनको कंटिन्यूअसली इंस्ट्रक्शंस देते रहना, कंटिन्यूअसली उनको राइट डायरेक्शन जो है वो देते रहना। इन सभी कामों को हम कहेंगे स्टाफिंग। स्टाफिंग को शॉर्टकट में क्या कहा है, पुटिंग राइट पीपल टू राइट जॉब। ये देखो यहाँ बोल्ड में अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है पुटिंग राइट पीपल टू राइट जॉब। इन शॉर्ट स्टाफिंग का मतलब सीधा सीधा है कि जिस कैंडिडेट की जहां जरूरत है, उसकी एक्सपर्टीज की जहां जरूरत है, उसे वहां पहुंचाना। एक इंडिविजुअल जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वो काम सौंप देना, ये काम है स्टाफिंग का। और ये काम कौन करता है, एचआर मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है वो ये काम करता है। अब देखो इस काम को करते हुए प्रॉब्लम क्या है, तो आपको ये समझना है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के सामने ये चैलेंज है। सोचने में काम आसान लगता है कि सही कैंडिडेट को उठाओ, सही जगह पे पहुंचा दो, लेकिन सही कैंडिडेट पहचानना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है, कॉर्पोरेट सेक्टर की बात अगर हम करेंगे तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होती है उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होती है ना, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं। इन नंबर ऑफ स्टेप्स को पार कर कर आप किसी जगह पर पहुंचते। कई रिस्पॉन्सिबल पोजीशन के लिए अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल पोजीशन के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और मल्टीनेशनल कंपनीज में इंटरव्यू है, तो वहां पर पहुंचने के लिए आपको कुछ ऑब्स्टैकल्स है, कुछ स्टेप्स है, उनको क्लियर करना जरूरी है। और साथ में कुछ स्किल्स जो है वो अडॉप्ट करना, स्किल्स सीखना जरूरी है। स्किल्स 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 आल्यापासून तुम्ही एकच गोष्ट सांगून राहिले मला, स्किल्स। तो भाई स्किल्स की बहुत जरूरत है। 2020 में जो लॉकडाउन का पीरियड था, अब हमारा काम यही है कि हम इन सारी चीजों पर ध्यान देते हैं, हमारा काम ही वो है ना। तो उन सारी चीजों पर जो जॉब से निकाले गए एम्प्लॉइज, जिन्होंने जॉब खुद छोड़ा या फिर जिनको जॉब से निकाल दिया गया, इंडस्ट्रीज की जो कंडीशन हुई, किसी इंडस्ट्री ने नए कल्चर को अडॉप्ट किया, किसी इंडस्ट्री ने नए कल्चर को अडॉप्ट नहीं किया या फिर बहुत स्लो थे, इन सारी चीजों से जो इकोनॉमी है उस पर क्या असर हुआ और एम्प्लॉयमेंट पर क्या असर हुआ, ये देखने को मिला। और इससे एक बात समझ में आई कि जिसके पास स्किल नहीं थे, एबिलिटीज नहीं थी सर्व करने की कंपनी को, उनको ही कंपनी ने अपने पैंडेमिक सिचुएशन में कंपनी से बाहर कर दिया, है ना। तो स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। अब स्किल्स कौन से सीखने हैं, तो देखो लाइफ स्किल्स जो है हमको आनी चाहिए, कॉमन स्किल्स जो है वो हमको 100% आनी चाहिए। स्पेशल स्किल्स जो है वो किस जॉब के लिए आप जा रहे हैं उस जॉब पर डिपेंड करते हैं, या फिर आपने जो क्वालिफिकेशन लिया है उस पर डिपेंड करते हैं कि उस क्वालिफिकेशन को मैच करेंगे, या उस क्वालिफिकेशन के बाद जो करियर अपॉर्चुनिटीज है, जॉब अपॉर्चुनिटीज है, उनको मैच करने वाले स्किल्स सीखना है। मतलब स्किल्स जिसके पास है वो पर्सन किसी काम के लिए सही है, नहीं है तो फिर वो सही नहीं है, किसी भी काम के लिए सही नहीं है। उसको पर्टिकुलर एक रिस्पॉन्सिबल जो जॉब रोल है वो नहीं दिया जा सकता, उससे भी छुट्टे काम जो है वो करवाए जा सकते। रिस्पॉन्सिबल जॉब रोल की बात होती है स्टाफिंग में। स्टाफिंग में बात किसकी है, रिस्पॉन्सिबल जॉब रोल की, है ना। आपको अगर ऑडिटिंग का काम दिया है, डिपार्टमेंट है और कंपनी है, कंपनी में आपको एज अ ऑडिटर अपॉइंट किया जाना है ना, एज अ ऑडिटर आपको अपॉइंट किया जाना है, तो आपके पास ऑडिटर के लिए जो रिक्वायर्ड नॉलेज है वो नॉलेज चाहिए, रिक्वायर्ड एजुकेशन चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए, साथ में आपके स्किल्स भी चाहिए, आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी चाहिए ना। जिसके पास इन सारी चीजों की कमी है, उसके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है थोड़ा सा, या फिर उसके पास स्किल्स नहीं है, इन सभी चीजों में से जो भी उसके पास नहीं है, कुछ किसी भी चीज की कमी है, उसको एज अ ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत रिस्पॉन्सिबल काम है ना, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ड्यूटीज जो है वो अच्छी तरीके से फुलफिल करनी होती है। तो क्वालिफिकेशन, स्किल्स, इन सारी चीजों को, राइट पीपल एट राइट टाइम,
ऑन राइट जॉब। तो ये सारी चीजें कहाँ होती है, जहां रिस्पॉन्सिबल जॉब ड्यूटीज फुलफिल करने की बात आती है। स्टाफिंग का काम यही होता है ना, कि सही इंडिविजुअल को पहचानना, और सही इंडिविजुअल पहचानना ही मुश्किल है। उसको पहचान लिया तो फिर आपका काम जो है वो हो जाएगा, है ना। आपके पास अगर अच्छी मैन पावर है, इफिशिएंट मैन पावर है, तो ही वो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती है। जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास इफिशिएंट मैन पावर नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं जा सकती। और इस इफिशिएंट मैन पावर को ढूंढना ये एचआरएम का काम है, एचआर मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम है। और उसको सही जगह पर प्लेस करना ये भी उसी का काम है। तो ये दिखता है या लगता है, पढ़ने में जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल काम नहीं है स्टाफिंग, है ना। फंक्शन जो है वो उतना सिंपल नहीं है जितना पढ़ने में लगेगा। देखो स्टाफिंग का एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है, स्टाफिंग इज दैट पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। देखो एक तो पहली बात, स्टाफिंग जो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है उसका एक पार्ट है, then part of process of management which is concerned with acquiring, which is concerned with, अब किस चीज से रिलेट करता है, एक्वायरिंग, है ना। सही इंडिविजुअल्स एक्वायर करना, सही इंडिविजुअल्स ढूंढना, सही इंडिविजुअल्स जो है, सही पीपल जो है, सही एम्प्लॉयज जो है उनको ढूंढना, एक्वायर करना। डेवलपिंग, है ना, आप उनकी जो डेवलपमेंट है उस पर ध्यान देना। साथ में प्रोसेस जो है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है, एक्वायरिंग प्रोसेस जो है उसको डेवलप करना। डेवलपमेंट में क्या आ रहा है, क्या क्या डेवलप करना है आपको, रिक्रूटमेंट प्रोसेस डेवलप करनी है ना, ट्रेनिंग प्रोसेस डेवलप करनी है। इन सारी प्रोसेसेस को डेवलप करना है सही स्टाफ को एक्वायर करने के लिए और उसको रिटेन करने के लिए। देखो इंडिविजुअल आपके पास आ तो गया, सही एम्प्लॉय आपने ढूंढ तो लिया, अब वो सही एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में साल दर साल काम करता रहे, वो अपनी सर्विसेज देता रहे, अपनी एक्सपर्टीज, आप उसकी एक्सपर्टीज यूज करते रहे, अपनी एक्सपर्टीज वो देता रहे। इसके लिए उसको रिटेन करना भी जरूरी है, उसके लिए भी प्रोसेसेस रेडी करनी होगी आपको। तो इन सारी प्रोसेस को डेवलप करना होगा, डेवलपिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, रिक्रूटिंग, देन एम्प्लॉइंग। अब उसको क्या करना है, आपको एम्प्लॉय करना है। आपने उसको किसी प्रोसेस के थ्रू रिक्रूट कर लिया, अब उसको एम्प्लॉय करना है। एम्प्लॉय करना है मतलब उसको सही काम जो है उसको देना है, उसका सिलेक्शन करना है और उसको सही काम जो है वो दिया जाना चाहिए। उसकी एक्सपर्टीज को सही तरीके से यूटिलाइज करते आना चाहिए। नहीं तो ऐसा हो कि वो बहुत एक्सपर्ट हो और आप उसको, उसकी एक्सपर्टीज को उतना यूज नहीं कर पा रहे हो, तो उसकी एक्सपर्टीज वेस्ट हो जाएगी, वो अपॉर्चुनिटीज जो है वो ढूंढता रहेगा, है ना। देन अप्रेजिंग, अप्रेज कीजिए। अगर वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है कोई एम्प्लॉय, तो उसको प्रेज करना, अप्रेज करना भी आपका काम है ना। उसको प्रमोट किया जाना चाहिए, उसका इंक्रीमेंट किया जाना चाहिए, है ना। उसको अवार्ड्स जो है वो दिए जाने चाहिए, रिवॉर्ड्स जो है वो दिए जाने चाहिए। इन सारी चीजों की जरूरत होती है, एचआर मैनेजर यही काम करता है। स्टाफिंग में ये भी फंक्शन आ गया, क्योंकि एम्प्लॉय है उसको मोटिवेट कैसे करेंगे आप, उसको कंटिन्यूअसली मोटिवेट कैसे रखना है। तो मोटिवेट करने के लिए, उसको कंटिन्यूअसली मोटिवेट करने के लिए उसका अवार्ड, रिवॉर्ड, उसकी इंक्रीमेंट, सैलरी इंक्रीज की जाए, उसको प्रमोशन दिया जाए। कंटिन्यूअसली उसको अगर मोटिवेशन मिलता रहेगा, उसके सामने भी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के टारगेट्स आप रख देंगे, तो भी वो कंटिन्यूअसली अपना 100% देता रहेगा, है ना। तो एम्प्लॉय से काम करवाना जरूरी है। अगर एम्प्लॉय से आप काम करवा रहे हो और उसको रिवॉर्ड, अवार्ड, या फिर आपने उसको मोटिवेट नहीं किया, किसी तरह से भी मोटिवेट कीजिए, उसको इंक्रीमेंट के जरिए मोटिवेट कीजिए, या फिर आप उसको प्रमोशन देके मोटिवेट कीजिए, कोई अवार्ड ही दे दीजिए साल में, साल 2 साल में उसके काम के लिए। इस तरह से अगर आपने उसको मोटिवेट नहीं किया, तो वो एम्प्लॉई अपॉर्चुनिटीज ढूंढता रहेगा। और मानकर चलिए मार्केट में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है। और एक बात, अगर आप बेस्ट एम्प्लॉय है या फिर आपकी कंपनी है और आपके पास कोई बेस्ट एम्प्लॉय है, तो उस पर आपका ही ध्यान है ऐसा नहीं है, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका भी उस पर ध्यान होता है ना। वो कंटिन्यूअसली उसको अप्रोच करते रहते हैं कि भाई दुगनी सैलरी दे दूंगा, तिगनी सैलरी दे दूंगा, तुझे ये दे दूंगा, तुझे वो दे दूंगा। मतलब उसको क्या है, रिश्वत दी जाती है कि भाई तू जितनी फैसिलिटीज तुझे वहां मिल रही है उससे कई गुना ज्यादा फैसिलिटीज हम देंगे, तू हमारे यहाँ आ जा, हमारी कंपनी ज्वाइन कर ले, है ना। तुझे प्रमोट भी कर देंगे, ज्वाइन जो होगा तू, तो आज जिस पोजीशन पे है उस कंपनी में उससे हायर पोजीशन पे तुझे प्रमोट भी कर देंगे, तेरी सैलरी भी बढ़ा देंगे, तुझे ये फैसिलिटीज भी दे देंगे, तुझे वो फैसिलिटीज भी दे देंगे। नंबर ऑफ फैसिलिटीज उसको देने की कोशिश की जाती है, क्योंकि एक अच्छा एम्प्लॉय हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए ही चाहिए, जो एम्प्लॉय अपना 100% दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में, है ना। तो
इन सारी चीजों पर भी ध्यान देना आपको जरूरी होता है, एचआर मैनेजर को ध्यान देना जरूरी होता है कि जो आपके बेस्ट एम्प्लॉइज हैं वो कैसे रिटेन किए जाए, वो कैसे रखे जाए, तो उनको प्रेस कीजिए, है ना। उसके बाद रेम्यूनरेटिंग, सही रेम्यूनरेशन मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना काम वो कर रहा है, जितना मेहनत वो कर रहा है, जितना अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको उतना रेम्यूनरेशन दीजिए। उसके प्रॉब्लम्स जो है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है एम्प्लॉय के, उसको सॉल्व कर दीजिए। वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर किसी एम्प्लॉय के है तो वो अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस काम पर नहीं कर पाएगा, उसको उधर भी प्रॉब्लम्स आएंगे। उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर दीजिए, उसको सही रेम्यूनरेशन दीजिए, अच्छा रेम्यूनरेशन दीजिए ताकि उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ना हो, उसको उधर प्रॉब्लम ना हो उसके फैमिली में। तो वो आपकी कंपनी को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को 100% देगा अपना, और जब वो 100% देगा तो 100% रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। एंड देन रिटेनिंग पीपल मतलब क्या, तो जो सही इंडिविजुअल्स है, जो अच्छे कर्मचारी है, जो अच्छे एम्प्लॉयज है आपके, उनको रिटेन करना जरूरी है। वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाने चाहिए। वो जहां है आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो खुश और सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो वो वहां रहेंगे। तो स्टाफिंग में नंबर ऑफ फंक्शंस जो है वो आ रहे थे, जैसे एक्वायरिंग पीपल, डेवलपिंग द नंबर ऑफ प्रोसेसेस टू एक्वायर रिक्रूट पीपल्स, देन एम्प्लॉइंग, appraising, remunerating and retaining people so that right type of people are available at right positions and at right time in the organization। इन सारी चीजों से क्या होगा, स्टाफिंग अगर सही तरीके से है तो सही इंडिविजुअल सही समय पर सही पोजीशन पर आपके ऑर्गेनाइजेशन में होगा, और अगर सही इंडिविजुअल सही समय पर सही पोजीशन पर काम कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूसली ग्रोथ करेगी। कंपटीशन इतना है कि आपको सारी चीजों पर फोकस करना होता है, और हर चीजों पर फोकस करने के लिए मैनेजर एक नहीं होता, नंबर ऑफ मैनेजर्स होते हैं जिनके पास अलग अलग फंक्शंस है, अलग अलग उनकी भी ड्यूटीज है, उनके भी जॉब रोल्स है, और वो सही तरीके से सब मैनेज कर ले तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती रहेगी। और इसके लिए क्या करना है ना, जो ड्यूटीज है, जो राइट्स है, जो पावर्स है, उनका डिसेंट्रलाइजेशन कीजिए। डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया तो हर किसी के पास अपनी अथॉरिटीज, पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी, वो उस पर फोकस करेगा और 100% देगा, अपनी तरफ से अपना 100% देगा, है ना। अब आगे देखो, द नीड ऑफ स्टाफिंग अराइजेस इन द इनिशियल पीरियड। देखो सबसे ज्यादा जरूरत स्टाफिंग की क्या होती है, द नीड ऑफ स्टाफिंग अराइजेस इन द इनिशियल पीरियड। इनिशियल पीरियड मतलब क्या, शुरुआती दौर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, किसी कंपनी का शुरुआती दौर जो है ना, उस दौर में स्टाफिंग फंक्शन का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी शुरुआत में आपके पास क्लाइंट्स नहीं है, कस्टमर नहीं है हमारे पास, हमारा प्रोडक्ट नया है, हमारी कंपनी नहीं है, हमारे पास कस्टमर नहीं है। अब हमारे पास काम क्या है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी गुडविल बनानी है, अपने प्रोडक्ट को पहचान दिलानी है, कस्टमर जो है उसको एक्वायर करना है, कस्टमर को रिटेन करना है। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी खुद की पहचान बनानी है, गुडविल बनानी है, पोजीशन मार्केट में सेट करनी है। तो इस समय पर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक बार आपकी कंपनी पुरानी हो गई, गुडविल बन गई, आपका प्रोडक्ट सबको पता हो गया, तो कस्टमर्स आपके पास ऑलरेडी है ना। नए कस्टमर्स जो है वो एक्वायर करना आपके लिए लेस इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो पुराने कस्टमर है उनको रिटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन जब इनिशियल स्टेज है तो आपके पास कस्टमर ही नहीं है, आपकी कंपनी नहीं है, मार्केट में गुडविल नहीं है, मार्केट में पहचान नहीं है, आपका प्रोडक्ट नया है। इन सारी पोजीशन में आपका अगर स्टाफ अच्छा है, मतलब आपके एम्प्लॉयज बहुत अच्छे हैं, आपने सही इंडिविजुअल्स को हायर किया है काम करने के लिए और वो जी जान से काम कर रहे हैं, तो ही उसी पोजीशन में ही तभी आप इनिशियल स्टेज में जल्दी से आगे निकल सकते हो। अगर आपके पास स्टाफिंग फंक्शन आपका सही नहीं है तो 100% गारंटी है कि आप कछुए से भी स्लो चलोगे, कछुए से भी मार्केट में स्लो चलोगे, क्योंकि वो जो स्टाफ है, वो जो इंडिविजुअल्स है, वो उतने एक्सपर्ट नहीं है, या सही इंडिविजुअल सही काम के लिए आप यहाँ अपॉइंट नहीं किए गए, तो कोई भी काम सही तरीके से नहीं होगा। तो आपकी मार्केट में गुडविल बनाना, पोजीशन बनाना, आपके प्रोडक्ट को पहचान दिलवाना, ये काम नहीं हो पाएगा अच्छे तरीके से अगर आपका स्टाफ नहीं है। तो स्टाफिंग सबसे ज्यादा जरूरी है इनिशियल पीरियड में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन।
also from time to time for replacement and also along with the expansion and diversification of business activities। उसके बाद जब आप आगे बढ़ जाते हो तो फिर इंडिविजुअल्स को रिटेन करना है ना, कंटिन्यूअसली उनका ट्रेनिंग करते रहना, कंटिन्यूअसली एक इंडिविजुअल की जगह दूसरा इंडिविजुअल है उससे भी ज्यादा एक्सपर्ट उसको वहां लाकर पोजीशन करना, उसको वहां लाकर क्या करना है, सेट करना है। तो कंटिन्यूअसली रिप्लेस करना है, आपकी जो मैन पावर है, आपका जो स्टाफ है उसको कंटिन्यूअसली रिप्लेस करते रहना, बेस्ट स्टाफ जो है उसको अपॉइंट करते रहना, कंटिन्यूअसली बेस्ट एम्प्लॉयज को अपॉइंट करते रहना है। साथ में आपका जब एक्सपांशन कर रहे हैं हम इनिशियल स्टेज पर नहीं है, 10 15 20 साल हो चुके हैं, एक्सपांशन का पीरियड है, एक्सपांशन चल रहा है, तो एक्सपांशन के समय भी आपको ऐसा समझिए जब आप एक्सपैंड कर रहे हो तो वहां पर आप इनिशियल शुरुआत कर रहे हो। जिस सिटी में या जिस कंट्री में जाकर आप अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हो, ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं हम, तो जहां नई ब्रांच ओपन हो रही है वहां पर हम क्या कर रहे हैं, वहां पर तो हम इनिशियल स्टेज पर ऐसा समझेंगे, और वहां के एम्प्लॉयज भी उतने ही इफिशिएंट और उतने ही एक्सपर्ट चाहिए जितने की आपके पहले जो ब्रांचेस है और जो हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है वहां पर है ना। तो हमारी हर ब्रांच में, हमारे हर एक्सपांशन में हमें एम्प्लॉयज, हमारा स्टाफ एक्सपर्ट ही चाहिए। तो स्टाफिंग इनिशियल में जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही साथ साथ एक्सपांशन करते हुए भी, डाइवर्सिफाई करते हुए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और फिर क्या कहा, इन द सिंपलेस्ट टर्म स्टाफिंग इज पुटिंग राइट पीपल टू राइट जॉब्स। सही इंडिविजुअल्स को सही जॉब पर अपॉइंट करना स्टाफिंग का काम है। तो स्टाफिंग में नंबर ऑफ फंक्शंस आ रहे हैं, एक्वायरिंग, डेवलपिंग, एम्प्लॉइंग, अप्रेजिंग, रेम्यूनरेटिंग एंड रिटेनिंग पीपल्स। द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग, डेफिनेशन दी है थियो हेमन की। अकॉर्डिंग टू थियो हेमन, देखो क्या कहते हैं, स्टाफिंग इज कॉन्सर्न विद द प्लेसमेंट, growth and development of all those members of the organization whose function is to get the things done through the efforts of others individuals। staffing किन से रिलेट करती है, staffing किन से रिलेट करती है, with the placement, growth and development of all those members of the organization whose function is to get the things done through the efforts of others individuals। अब कैसा है, स्टाफिंग उन लोगों से रिलेटेड है, स्टाफिंग उन इंडिविजुअल से कॉन्सर्न करती है, उन इंडिविजुअल से रिलेट करती है जिनका काम क्या है, उन इंडिविजुअल्स को प्लेसमेंट, उन इंडिविजुअल्स का प्लेसमेंट करना। स्टाफिंग का काम है कि जो इंडिविजुअल्स किसी दूसरे के एफर्ट से, जिनका काम क्या है, कुछ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है जो जिन इंडिविजुअल्स का काम है कि दूसरे जो एफर्ट्स ले रहे हैं उनसे एफर्ट्स करवा कर लेना, उनसे काम करवा लेना, और ग्रोथ जो है ऑर्गेनाइजेशन की उसमें सपोर्ट करना। देखो उन्होंने क्या कहा, डेवलपमेंट ऑल दोज मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के उन सभी मेंबर्स, वो सभी मेंबर्स हुज फंक्शन, जिनका फंक्शन क्या है, हुज फंक्शन इज टू गेट द थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर इंडिविजुअल्स। मतलब उन मेंबर्स की बात हो रही है यहाँ पर, उन इंडिविजुअल्स से कॉन्सर्न करती है, उन इंडिविजुअल्स के प्लेसमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड है स्टाफिंग, जिन इंडिविजुअल्स का काम है कि जो बाकी के एफर्ट्स ले रहे हैं उनके एफर्ट्स से जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करवा लेना। मतलब स्टाफिंग में हम उन इंडिविजुअल्स की प्लेसमेंट करवाते हैं, उन इंडिविजुअल्स की ग्रोथ की बात करते हैं या उन इंडिविजुअल्स की ग्रोथ की ओर ध्यान देते हैं और डेवलपमेंट की ओर ध्यान देते हैं जो इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद दूसरे इंडिविजुअल्स से काम करवा कर लेते हैं अच्छी तरीके से, उनसे वो सारी प्रोसेस जो है, जो प्रोसेस, जो काम जो है वो अपने टारगेट की ओर बढ़ता रहेगा, उस तरह का काम करवा लेते हैं। उन इंडिविजुअल्स को प्लेस करना, ग्रोथ करना, डेवलप करना, इसको स्टाफिंग बोलते हैं। सीधी बात है, देखो सीधी सीधी बात है कि एक ऑडिटर है, मैनेजर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, उसने अपॉइंट किया, किसको, ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया। भाई अब बात चल रही है ऑडिटर की, ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर का काम जो है वो एनालाइज करना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। ऑडिटर का काम क्या होता है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है और जो फंक्शंस है उनको एनालाइज करना, एनालिसिस करना, और जो एरर्स है उनको दूर करना, फ्रॉड हो रहा है तो ढूंढ कर निकालना, ये ऑडिटर का काम है। लेकिन ऑडिटर
वो काम खुद नहीं करता है ना, उस ऑडिटर के पास कुछ सब ऑर्डिनेट्स होते हैं। इन सब ऑर्डिनेट्स से वो सारे फंक्शंस करवा लेता है जिन फंक्शंस को करना जरूरी है अगर ऑडिट रिपोर्ट सही बनाना है। तो देखो टारगेट क्या था, ऑडिट रिपोर्ट बनाना। टारगेट क्या था हमारे पास, टारगेट था भाई ऑडिट रिपोर्ट जो है हमारा वो बनना चाहिए। ये ऑडिट रिपोर्ट बनाने के लिए किसको अपॉइंट किया हमने, हमने प्लेसमेंट की ऑडिटर की, है ना। तो स्टाफिंग क्या कर रही है, प्लेसमेंट कर रही है ऑडिटर की। प्लेसमेंट ग्रोथ डेवलपमेंट की बात हो रही है स्टाफिंग में ऑडिटर की। स्टाफिंग का काम क्या है, एक्सपर्ट को, मैंने पहले बोला ना कि जो रिस्पॉन्सिबल जॉब ड्यूटीज है उनके लिए स्टाफिंग काम करती है। जो रिस्पॉन्सिबल जॉब ड्यूटीज है वहां पर सही पीपल जो है अपॉइंट करने के लिए स्टाफिंग काम करती है। तो यहां पर हमने अपॉइंट किया इस ऑडिटर को। ये जो बंदा है ऑडिटर, ये क्या करेगा, सब ऑर्डिनेट से काम करवा लेगा। खुद नहीं काम कर रहा, खुद नहीं काम कर रहा, उसके पास एक्सपर्टीज है, नॉलेज है, स्किल्स है, लेकिन इनको यूज क्या कर रहा है वो, बाकी जो सब ऑर्डिनेट्स है ऑफ ऑल दोज मेंबर्स द ऑर्गेनाइजेशन हुज फंक्शन, मतलब ऑल दोज मेंबर्स, ये ऑडिटर जो है वो मेंबर है जिसके बारे में स्टाफिंग बात कर रही है। हुज फंक्शन, जिसका फंक्शन, इस ऑडिटर का फंक्शन है, इज टू गेट द थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर इंडिविजुअल्स। इसका काम है कि अपना काम करवा लेना दूसरे इंडिविजुअल्स से एफर्ट्स लेके, दूसरे इंडिविजुअल्स को काम पर लगा दिया और अपना जो टारगेट है वो अचीव करवा लिया, है ना। इंस्ट्रक्शंस यही देगा, इंस्ट्रक्शन वो इंडिविजुअल्स को नहीं समझ में आती, वो इंडिविजुअल्स जो है उनके पास उतनी रिस्पॉन्सिबल जॉब ड्यूटीज नहीं है, उनको इंस्ट्रक्शन कौन देगा, ऑडिटर देगा। तो स्टाफिंग का काम क्या है, ऑडिटर को स्टाफ करना, ऑडिटर को अपॉइंट करना, है ना। तो स्टाफिंग का मतलब क्या है, स्टाफिंग इज कंसर्न विद द प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑडिटर, ग्रोथ ऑफ दैट ऑडिटर, डेवलपमेंट ऑफ दैट ऑडिटर, है ना। हुज फंक्शन, उस ऑडिटर का जो फंक्शन है, जिसका फंक्शन है, हुज फंक्शन इज टू गेट द थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर इंडिविजुअल्स। तो ये ऑडिटर जो है इसकी प्लेसमेंट, इसकी ग्रोथ, इसकी डेवलपमेंट से कॉन्सर्न है स्टाफिंग। स्टाफिंग इसके प्लेसमेंट से कॉन्सर्न है, स्टाफिंग इसकी ग्रोथ से कॉन्सर्न है, स्टाफिंग इसके डेवलपमेंट से रिलेट करती है। स्टाफिंग को बाकी इंडिविजुअल से कोई लेना देना नहीं, वो इंडिविजुअल जो है वो सब ऑर्डिनेट है। वहां पर भी फोकस होता है, ऐसा नहीं कि स्टाफिंग वहां पर फोकस नहीं करती, वहां पर भी फोकस करती है, लेकिन स्टाफिंग मेनली सबसे ज्यादा फोकस किस पर करती है, जिनके पास रिस्पॉन्सिबल जॉब ड्यूटीज है ना, जिनके पास रिस्पॉन्सिबल और इंपॉर्टेंट जॉब ड्यूटीज है उन पर फोकस करती है स्टाफिंग। ऑब्वियसली स्टाफ, ऑडिट का काम क्या है, ऑडिट में हम क्या करते हैं, ऑडिटर का काम क्या होता है, ऑडिटर का काम है कि जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, सबसे पहले तो फाइनेंशियल फंक्शंस पर बहुत ज्यादा फोकस होता है। ऑडिटर का काम क्या है हर्षा, तो ऑडिटर क्या करता है कि उसका काम है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है कंपनी में हो रही है उन सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को चेक करना, है ना। उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में कहीं एरर है तो वो एरर्स ढूंढना, एरर्स जो ढूंढे हैं उनके पीछे का रीजन ढूंढना, है ना। एरर्स जो है, एरर ऑफ ओमिशन हो सकता है, एरर ऑफ कमीशन हो सकता है ना। कभी कभी एरर्स जो है वो जानबूझ कर किए जा सकते हैं, तो यहां पर फ्रॉड निकल कर आता है। ऑडिटर का काम है जितनी भी एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज हुई है, जितनी भी नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज हुई है, उन सभी एक्टिविटीज को एनालाइज करना कंपनी की, है ना। उनको, उन एक्टिविटीज को चेक करना कंटिन्यूअसली, और फिर उन एक्टिविटीज से ये पता करना कि कहीं पर कोई गड़बड़ तो नहीं, कहीं पर कोई एरर तो नहीं है। एरर है तो उसे ठीक भी करना है, और साथ में अगर फ्रॉड हो रहा है तो वो फ्रॉड कौन कर रहा है ये भी ढूंढ कर निकालता है ऑडिटर, है ना। ऑडिटर का काम है टोटल एनालिसिस करना एक्टिविटीज का। अब एक्टिविटीज कौन सी, फाइनेंशियल एक्टिविटीज एंड नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज, दोनों पर भी वो फोकस करता है। ज्यादा से ज्यादा फोकस ऑडिटर का किस पर है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज पर, है ना। ओके, आपका नाम वैशाली बजाज है, अच्छा। तो समझ में आया, ऑडिटर का काम ये है। तो ये ऑडिटर जो है इसके अपॉइंटमेंट से मतलब ऑडिटर ही नहीं तो सभी जो इंडिविजुअल्स जो किसी रिस्पॉन्सिबल जॉब ड्यूटीज से जुड़े, जिनकी जॉब ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस वो कर रहे हैं, उनसे रिलेट, उनसे कॉन्सर्न करती है स्टाफिंग, है ना। स्टाफिंग उनसे जुड़ी होती है। द नेक्स्ट, ये होगी थियो हेमन की प्रोसीजर। तो थियो हेमन के हिसाब से स्टाफिंग सिर्फ इंपॉर्टेंट जॉब रोल्स जो प्ले कर रहे हैं उन्हीं से कॉन्सर्न करती है।
अब प्रोफेसर एस बेंजामिन क्या कहते हैं? प्रोफेसर एस बेंजामिन का कहना है स्टाफिंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन आइडेंटिफाइंग, एसेसिंग, प्लेसिंग, इवेल्युएटिंग एंड डायरेक्टिंग इंडिविजुअल्स एट वर्क। स्टाफिंग, इनका कहना है, इनकी डेफिनेशन एकदम सिंपल है और इनका कहना है कि सीधी सीधी बात है, जितने भी इंडिविजुअल्स आपके यहाँ काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो उन्हें आइडेंटिफाई करना, उनकी स्किल्स, उनका नॉलेज है ना, वो सही है किसी जॉब ड्यूटी के लिए, इसको आइडेंटिफाई करना, उनकी स्किल्स को एसेस करना, उनके नॉलेज को एसेस करना है ना, उनके नॉलेज को चेक करना, समझ लेना, साथ में उनको सही जगह पर प्लेस करना, उनका इवैल्यूएशन कंटिन्यूसली करते रहना, उनको ट्रेनिंग देते रहना, उनका इवैल्यूएशन कंटिन्यूसली करते रहना, सही सब समय के साथ वो बदलाव जो है चाहिए वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे ये देखना, और उनको डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली डायरेक्शन देना है कि आपका काम कैसे करना है, कंटिन्यू डायरेक्शन जो है, इंस्ट्रक्शंस जो है वो कंटिन्यूसली देते रहना है कि आपका काम कैसे करना है, आपका काम कैसे करना है, आपका काम कैसे करना है, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है तो उसके लिए भी उनको डायरेक्शन देना है कि कैसे काम करना है। तो इन सभी फंक्शंस को इन्वॉल्व किया जाए तो स्टाफिंग बनती है। स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्व इन आइडेंटिफाइंग, एसेसिंग, प्लेसिंग, इवेल्युएटिंग एंड डायरेक्टिंग इंडिविजुअल्स एट वर्क। ये जो काम करने वाले इंडिविजुअल्स है इनको आइडेंटिफाई करना, एसेस करना, प्लेस करना सही जगह पर, इवेल्युएट करते रहना कंटिन्यूसली और उनको ट्रेन करते रहना, साथ में उनको डायरेक्शन देते रहना अपने काम करने के लिए। इन सभी चीज़ों को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे स्टाफिंग। ऐसा बेंजामिन, प्रोफेसर एस बेंजामिन का कहना है कि स्टाफिंग में ये सभी प्रोसेसेस जो है, स्टाफिंग प्रोसेस में ये सभी ये जो है थिंग्स जो है वो इन्वॉल्व होती है ना। चलो फिर यहाँ पर हुआ हमारा स्टाफिंग का मीनिंग, स्टाफिंग की डेफिनेशन आया समझ में आपको? आगे चलो, अब क्या देखना है, तो इंपॉर्टेंस क्या है स्टाफिंग का, क्यों इंपॉर्टेंट है स्टाफिंग? तो हमने देखा स्टाफिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखो हम भी कह सकते हैं कि स्टाफिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई सही इंडिविजुअल अगर सही जगह पर नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो हर एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को, हर एक जॉब ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए अगर कोई इंडिविजुअल वहां पर नहीं है जो वो काम कर सकता है, मतलब अगर ऑडिट करना है तो ऑडिटर वहां होना चाहिए, अकाउंटिंग देखना है तो अकाउंटेंट वहां होना चाहिए, किसी प्रोडक्ट का डिजाइन बनाना है तो डिजाइनर जो है प्रोडक्ट डिजाइन करने के लिए जो एक्सपर्ट है उसको वहां होना चाहिए, प्रोडक्शन करना है तो जो प्रोडक्शन एक्सपर्ट है उसका काम, प्रोडक्शन एक्सपर्ट प्रोडक्शन हाउस में है वो वहां पर होना चाहिए। तो सही इंडिविजुअल सही जगह पर सही समय होना चाहिए, इसीलिए स्टाफिंग इंपॉर्टेंट है। अगर स्टाफिंग नहीं किया जा रहा है सही तरीके से तो फिर आपके यहाँ जो एम्प्लॉयज है वो ये नहीं समझ पाएंगे कि उनकी जॉब ड्यूटीज क्या है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। और जब वो ये नहीं समझ पाएंगे कि उनकी जॉब ड्यूटीज, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनकी सही ज़रूरत किस डिपार्टमेंट में है, वो जब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी, साउंड वर्क जो है वो नहीं हो पाएगा और आपके कॉम्पिटिटर्स जो है वो आपको पीछे छोड़कर आगे निकल जाएंगे, है ना। एसेस करना मतलब क्या है? तो जो स्किल्स उनके पास है, जो स्किल्स उनके पास है उन स्किल्स को यूज कर लेना, अपने काम के हिसाब से यूज कर लेना। आप मोबाइल क्या करते हो? आप मोबाइल एसेस करते हो, मोबाइल के जो फंक्शंस है आप क्या करते हैं? मोबाइल के फंक्शंस एसेस करते हैं। जब भी कोई फंक्शन यूज करते हैं आप तो मोबाइल का फंक्शन जो है एसेस कर रहे हैं आप कि मोबाइल के नंबर ऑफ फंक्शंस जो है उनको यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। मोबाइल के पास नंबर ऑफ स्किल्स है ना। मोबाइल से आप कॉल कर सकते हो, है ना, आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, ऑडियो कॉलिंग कर सकते हो, मैसेजिंग कर सकते हो, चैटिंग कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हो। तो नंबर ऑफ स्किल्स है मोबाइल के पास, वो आपको सारी चीजें देता है। तो इन सारे फंक्शंस को इस्तेमाल करना मतलब एसेस करना। वैसे ही इंडिविजुअल को एसेस करना मतलब क्या है? उसकी एक्सपर्टीज, उसके स्किल्स जो है उसको यूज कर लेना अपने जरूरत के हिसाब से। इसका मतलब है कि उसके जो स्किल्स है उनको हम एसेस कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब एसेस कर रहे हैं उसके स्किल्स को। आया समझ में? उपयोग घेणे, बरोबर आहे, बरोबर आहे। चलो फिर अब इंपॉर्टेंस देखो। ऐसे ही अगर कोई डिफिकल्टी है ना तो ऐसे ही पूछ लेना, मतलब डिफिकल्टी जो है वो वहीं की वहीं क्लियर हो जाती है। अब देखो इंपॉर्टेंस क्या है, जो भी स्टाफिंग है, स्टाफिंग फंक्शन है, स्टाफिंग फंक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले दिया हुआ है इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन ऑब्वियसली है भाई, क्योंकि देखो जो मैनेजर है उसको भी इसी फंक्शन के थ्रू अपॉइंट किया गया,
क्या है, जो मैनेजर है उसको भी इसी फंक्शन के थ्रू अपॉइंट किया गया। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को भी अपॉइंट तो किया गया ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर से टपका गया कि भाई आपने ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी, आ गया ऊपर से, अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर मैं हूँ और मैं यहाँ पर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको मैनेज करूंगा, है रिक्रूट करूंगा। वो ऊपर से नहीं आया, ऊपर से टपका नहीं टपका, वो कौन है, उसको भी हमने ही रिक्रूट किया। कैसे रिक्रूट किया, उसका क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसके स्किल्स, इन सबको हमने चेक किया और बाद में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को अपॉइंट किया। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर आगे क्या कर रहा है, वो बाकी सभी एम्प्लॉयज जो है उनको अपॉइंट करेगा। हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को अपॉइंट किया, अब वो बाकी सभी एम्प्लॉयज को मैनेज करेगा। तो एक इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन, ये क्या है, इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन है, मैनेजमेंट का इफेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि इससे ही बाकी सभी मैनेजर्स भी आपके अपॉइंट होंगे और हर डिपार्टमेंट में जो सबऑर्डिनेट्स है, जो एम्प्लॉयज है, जो स्टाफ है आपका, वो भी अपॉइंट होगा, अपॉइंट किया जाएगा। बराबर है। तो राइट पीपल एट राइट प्लेस तभी अपॉइंट हो सकता है जब स्टाफिंग फंक्शन सही हो, इसलिए इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन है। देखो, staffing function is the most important managerial function along with planning, organizing, directing and controlling। जितने बाकी के functions important है उतना ही staffing important है, बहुत ज्यादा important है। क्योंकि सही प्लान बनाने के लिए भी, सही प्लान बनाने के लिए भी सही इंडिविजुअल्स लगेंगे ना, उनकी उतनी कैपेबिलिटी लगेगी कि वो प्लान जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना ले। तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव प्लान बनाने के लिए, अच्छा और इफेक्टिव प्लान बनाने के लिए भी उतना ही कैपेबल, उतना ही एक्सपर्ट इंडिविजुअल लगेगा। और ये कब पॉसिबल होगा, स्टाफिंग फंक्शन ठीक है तो स्टाफिंग फंक्शन के थ्रू हम उस इंडिविजुअल को अपॉइंट कर सकते हैं जो प्लानिंग कर सके मैनेजमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। द फंक्शनिंग ऑफ दीज 4 फंक्शंस डिपेंड्स अपॉन द मैन पावर, है ना, ये सब किस पर डिपेंड करता, मैन पावर पर। ये सभी फंक्शंस जो है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जो फंक्शंस है ये डिपेंड करते मैन पावर पर। अगर मैन पावर ठीक नहीं है तो फिर ये फंक्शन क्या होंगे, सही तरीके से नहीं किए जा सकते, विच इज अवेलेबल थ्रू स्टाफिंग फंक्शन। मैन पावर, और सब मैन पावर कहाँ से आती, भाई स्टाफिंग फंक्शन से। तो स्टाफिंग फंक्शन ठीक होना जरूरी है, तो आपकी प्लानिंग भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि एक्सपर्ट वहां पर बैठ के प्लानिंग कर रहा है, एक्सपर्ट ही ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो एक्सपर्ट ही है जो कंट्रोल कर रहा है, वो एक्सपर्ट ही है जो क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, एक्सपर्ट ही है जो डायरेक्शन दे रहा है ना, डिसीजन ले रहा है, सभी एक्सपर्ट्स हैं। क्यों, स्टाफिंग फंक्शन बहुत अच्छा है। स्टाफिंग करते हुए हमने हर एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उस लेवल का एक्सपर्ट जो है उसको अपॉइंट किया है ना, हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट को उस काम के लिए अपॉइंट कर दिया है। अब वो अपना फंक्शन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से करेगा, तो आपका मैनेजमेंट का हर फंक्शन अच्छा होगा। तो इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन है स्टाफिंग। बाकी सारे फंक्शंस अगर इफेक्टिव होने चाहिए तो स्टाफिंग सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज हेल्प्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स जो है हमारे पास, जो भी हमारे पास मैन पावर है जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं ना, तो ये जो मैन पावर है हमारे पास उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। स्टाफिंग अच्छा है मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेस्ट है। दिस इज मेनली रिलेटेड विद द पीपल एंड नॉट लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, है ना। स्टाफिंग किससे रिलेटेड है, ह्यूमन रिसोर्स से। ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो इंडिविजुअल्स है, पीपल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, लेबरर हो या फिर एम्प्लॉयज हो, सबऑर्डिनेट्स हो, मैनेजर्स हो, सभी के सभी, तो इनसे रिलेटेड है हमारी स्टाफिंग। विच इज रिलेटेड विद पेपर वर्क। देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये सभी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये जो फंक्शन है बाकी के, इनका ज्यादा से ज्यादा काम पेपर वर्क पर है। लेकिन स्टाफिंग का फंक्शन क्या है, डायरेक्टली किससे कनेक्ट करते हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो मैन पावर है उससे कनेक्ट करती है हमारी जो स्टाफिंग है वो। और जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, बाकी के फंक्शंस हैं, ये ज्यादा से ज्यादा पेपर वर्क पर काम करते हैं ना। प्लानिंग का काम तो पूरा का पूरा पेपर वर्क पर है, फिर वो उतारा जाता है। प्लानिंग भी तभी सक्सेसफुल है जब सही इंडिविजुअल के हाथ में दी जाए, हर इंडिविजुअल को अपना प्लान दिया जाए, और वो अगर इंडिविजुअल उतना कैपेबल है तो ही वो प्लानिंग जो है, फंक्शन जो है वो अच्छे तरीके से निभा पाएगा। अगर प्लानिंग इफेक्टिव होने के लिए भी
पीपल जो है वो सही होने चाहिए। इट इज कॉन्सर्न विद द मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सीधा सीधा किससे कॉन्सर्न है, ये सीधा सीधा किससे कनेक्टेड है, रिलेटेड है, नंबर ऑफ मैनेजर्स जो है ऑर्गेनाइजेशन में और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, लेबरर, हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय, हर एक इंडिविजुअल लेबर और हर एक इंडिविजुअल मैनेजर जो है उन सभी से डायरेक्टली रिलेटेड है स्टाफिंग। स्टाफिंग का सीधा सीधा कनेक्शन है। पेपर वर्क से ज्यादा ये किससे, पीपल वर्क पर ज्यादा काम करते हैं, पेपर वर्क से ज्यादा पीपल वर्क पर काम करते हैं, पेपर वर्क पर फोकस कम है इस फंक्शन का सीधा सीधा जो कनेक्शन है वो सीधा सीधा हमारे इंडिविजुअल्स जो है काम करने वाले उनसे। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। तो सबसे पहले हेल्प होती है मैनेजरल फंक्शन में, मैनेजरल फंक्शन बहुत अच्छा हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। और दूसरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी हेल्प करती है स्टाफिंग। देन नेक्स्ट बिल्ड्स रिलेशनशिप। अब ये तो ऊपर ही समझ में आ जाता है क्योंकि सीधा सीधा अगर स्टाफिंग का रिलेशन किससे है, स्टाफिंग डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती है पीपल से, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनसे, तो रिलेशनशिप तो अच्छे से बिल्ड होगा ही होगा। स्टाफिंग फंक्शंस हेल्प्स टू बिल्ड प्रॉपर ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग फंक्शन से जो दो एम्प्लॉयज हैं उनके बीच का रिलेशनशिप, एम्प्लॉयज का अपने जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनसे रिलेशनशिप, मैनेजर से रिलेशनशिप, मतलब जो रिलेशनशिप बिल्डिंग है वो बहुत साउंड और प्रॉपर हो जाती है। स्मूथ ह्यूमन रिलेशन इज द की टू बेटर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजरियल एफर्ट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अगर सभी एम्प्लॉयज एक दूसरे से अच्छे से रिलेशन जो है वो मेंटेन कर ले, उनका रिलेशन बहुत अच्छा बिल्डअप हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन में सभी की रिलेशन अगर एक दूसरे से अच्छे है, हर इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल के साथ अच्छा है, इंडिविजुअल्स का जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनका मैनेजर्स के साथ अच्छा है, तो इसमें क्या हो जाता है ना, एक तो साउंड पोजीशन में आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन, बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन हो पाता है मैनेजर का, मैनेजमेंट का, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट का अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, है ना, हर डिपार्टमेंट के हेड का अपने सबऑर्डिनेट के साथ। तो जितना कम्युनिकेशन बेटर होगा, जितना कम्युनिकेशन बेहतर होता जाएगा, जितना कम्युनिकेशन साउंड होगा, अच्छा होगा, उतना ही एक दूसरे के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो कोऑर्डिनेशन भी अच्छा ही होगा। सभी एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे, है ना, एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ, या उक्तीप्रमाणे ते चालतील, इस तरह से वो चलेंगे ना, एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे, एक दूसरे की हेल्प करते करते ऑर्गेनाइजेशन की जो टारगेट्स है वो अचीव होते जाएंगे। इसलिए रिलेशनशिप बिल्ड करने में भी इंपॉर्टेंट है स्टाफिंग फंक्शन। देन नेक्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म इफेक्ट। लॉन्ग टर्म इफेक्ट, स्टाफिंग का इफेक्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन को वो बहुत दूर तक चलता है ना, क्योंकि इनिशियल पोजीशन से लेकर तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जहां वाइंड अप हो रही है किसी रीजन से, वहां तक स्टाफिंग फंक्शन जो है वो चलता रहता है। स्टाफिंग फंक्शन हैज लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्वालिफाइड, इफिशिएंट एंड वेल मोटिवेटेड स्टाफ इज एन एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली जो स्टाफ आपने अपॉइंट किया है स्टाफिंग फंक्शन के थ्रू, वो स्टाफ क्वालिफाइड है, वेल एजुकेटेड है, इफिशिएंट है, स्किल्ड है ना, एक्सपर्ट स्टाफ है, तो वो स्टाफ लॉन्ग टर्म इफेक्ट छोड़ देता है ना, क्योंकि वो एक तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा है। स्टाफिंग फंक्शन अच्छा है, इसका मतलब है कि जिस स्टाफ को आपने अपॉइंट किया है एक बार, वो कंटिन्यूसली आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा होगा, वो कहीं पर भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो अपने काम से सेटिस्फाइड है, कंटिन्यूसली मोटिवेटेड है, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर कहीं नहीं जाना। और जो स्टाफ बेस्ट स्टाफ है और वो कंटिन्यूसली आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी एसेट है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को इतना बड़ा करने में उसका कंट्रीब्यूशन बहुत अहम था, है ना, और उसका कंट्रीब्यूशन आगे भी अहम होगा, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं नए जो एम्प्लॉयज आप अपॉइंट कर रहे हैं उनको ट्रेन करने में। इसके एक्सपीरियंस का बेनिफिट उनको ट्रेन करने में होगा, कल जाके वो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के एसेट बनेंगे। तो बेस्ट एम्प्लॉयज जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एसेट बन जाते हैं, लॉन्ग टर्म हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या है, कनेक्टेड रहते हैं ना। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी स्टाफिंग फंक्शन छोड़ कर जाता है, क्योंकि उसने कभी एक बार कभी बेस्ट एम्प्लॉय को अपॉइंट किया था जो आज तक अपनी बेस्ट सर्विसेज दे रहा है और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो एसेट बन गया। लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो छोड़ दिया है स्टाफिंग फंक्शन ने। द नेक्स्ट वन इज इसेंशियल कंट्रीब्यूशन। स्टाफिंग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो होता है, आया समझ में।
staff selection should be based on the ability of the prospective employees to meet the future challenges. हमेशा स्टाफिंग फंक्शन बेस्ट है तो वो यही करेगा कि जो जिनकी एबिलिटी है कुछ कर दिखाने की, जिनकी एबिलिटी है उस जॉब रोल को फुलफिल करने की, उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है सबसे पहले. ऑन द बेसिस ऑफ शुड बी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, है ना. तो जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय है, जो फ्यूचर एम्प्लॉय हो सकता है हमारा, उसकी एबिलिटी को चेक करके ही उसको अपॉइंट किया जाता है. सिलेक्शन जो है स्टाफ का सिलेक्शन वो उसकी एबिलिटी पर ही किया जाता है. Therefore, the contribution of the staff in their future roles should be taken into account in the staff selection. तो ये जो जब भी हम स्टाफ सिलेक्शन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो इंडिविजुअल हम अपॉइंट करने जा रहे हैं उस इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन फ्यूचर में कैसा हो सकता है ना. उसके पास जो भी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन है, स्किल है, नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है, उन सभी का इस्तेमाल फ्यूचर में कैसा हो सकता है ये पहले देखा जाता है और उसके बाद उसका सिलेक्शन किया जाता है. इसलिए जो कंट्रीब्यूशन है, जरूरी कंट्रीब्यूशन है, वो जरूरी कंट्रीब्यूशन वो एम्प्लॉय जिसको सिलेक्ट किया है वो दे सकता है. तो इसमें स्टाफिंग का अपना कंट्रीब्यूशन हो गया. फ्यूचर में स्टाफिंग का कंट्रीब्यूशन फ्यूचर के हिसाब से ये हो गया कि उसने सही एम्प्लॉय को फ्यूचर देखकर कि फ्यूचर में वो सही तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा या नहीं करेगा ये देखकर ही अपॉइंट किया है. इसलिए इसेंशियल कंट्रीब्यूशन है स्टाफिंग का स्टाफ सिलेक्शन में. The next one is improves efficiency. हमने देखा कि स्टाफिंग का काम एक और है कि कंटिन्यूसली ट्रेनिंग प्रोसेस जो है उनको डेवलप करते रहना. जो भी एम्प्लॉयज हमने अपॉइंट किए थे उनको नेसेसरी ट्रेनिंग जो है वो कंटिन्यूसली देते रहना, ये स्टाफिंग का काम है ना. उनकी डेवलपमेंट पर ध्यान देना स्टाफिंग का काम है. जो एम्प्लॉयज है वो कंटिन्यूसली डेवलप हो, नए स्किल्स जो है वो सीख सके, ट्रेनिंग उनकी कंटिन्यूसली होते रहना, करते रहना, ये स्टाफिंग का काम है. Staffing includes training and development programs for the employees of an organization. It improves organization productivity. Efficiency कहाँ से बढ़ेगी? जब उसको continuous training दी जाएगी, उसके development पर ध्यान दिया जाएगा और यही काम staffing का होता है. इसलिए efficiency improves करने में भी staffing help करती है. Then maintains harmony. Through proper staffing, individuals are not just recruited and selected but their performance is regularly appraised and promotions are given on merit. ये भी हमने देखा कि सिर्फ रिक्रूटमेंट कर लिया या फिर स्टाफ जो है उसको अपॉइंट कर दिया, काम दे दिया, भाई तू काम करते रहे, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, अगर उसके काम को आप अप्रेज नहीं करोगे, अगर उसके काम को आप सही रिवार्ड नहीं दोगे, अवार्ड नहीं दोगे, उसको प्रमोशन नहीं दोगे, उसको इंक्रीमेंट नहीं दोगे, उसको सही समय पर सही बेनिफिट्स अगर उसके काम के नहीं दोगे, तो आपके कंपटीटर्स उस बेस्ट एम्प्लॉय को हायर करने के लिए रेडी बैठे हैं. वो कंटिन्यूसली उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं. वो आपको चाहे बता रहा हो या ना बता रहा हो, उससे कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन चल रहा है. वो कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे हैं आपके कंपटीटर कि ये हमारी तरफ आ जाए, ये हमारी तरफ आ जाए. और ऐसे में आप अगर उनके अपने कंपटीटर्स को ये मौका दोगे, अपने एम्प्लॉयज को अगर आप प्रेज नहीं करोगे तो हो गया कल्याण, वो छोड़ के निकल लेगा, है ना. क्योंकि उसको तो वहां जाना है जहां पर उसके काम की कदर हो, उसके एफर्ट्स की कदर हो, है ना. कोई भी एम्प्लॉय आपके पास तब तक है जब तक कि उसे लगता है कि आप उसके काम की एफर्ट्स की कदर कर रहे हो. जिस दिन आपने छोड़ दिया, एम्प्लॉय आपको छोड़कर चला जाएगा, है ना. दिस ब्रिंग्स अबाउट पीस एंड हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन. इससे क्या होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक तरह की, एक तो जो एम्प्लॉयज है वो और मैनेजमेंट, इनके बीच में कोई क्लैशेस नहीं होते, सही तरीके से काम चलता रहता है. और आपकी जो कंपनी है उसकी गुडविल जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है, उसकी कंपनी की गुडविल जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है. आपके ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट जो है वो वर्क कल्चर जो है, वर्क कल्चर वो हेल्दी वर्क कल्चर में कन्वर्ट हो जाता है ना. बाकी जो एम्प्लॉयज है दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के, वो भी इस वर्क कल्चर को देखकर कोशिश करते हैं कि हम इधर आ जाए, है ना, हमें भी यहाँ पर जॉब मिल जाए, हमें भी यहाँ पर काम मिल जाए. तो वर्क कल्चर जो है वो बेस्ट हो जाता है, वर्क कल्चर जो है वो साउंड हो जाता है, हेल्दी वर्क कल्चर जो है वो डेवलप हो जाता है. तो पीस एंड हार्मनी आ जाती है, हेल्दी वर्क कल्चर डेवलप हो जाता है, मेंटेन्स हार्मनी. द नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फैक्शन. ऑब्वियसली आपके इंडिविजुअल स्टाफ को आप अपॉइंट कर रहे हो, साथ में उसको जॉब ट्रेनिंग दे रहे हो, उसको कंटिन्यूसली मोटिवेट कर रहे हो, अप्रेस कर रहे हो, तो जॉब सेटिस्फैक्शन जो है वो बढ़ता जाएगा इंडिविजुअल का, एम्प्लॉय का. इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग जॉब सेटिस्फैक्शन टू द एम्प्लॉयज, कीपिंग देयर मोरल हाई.
अगर कोई एम्प्लॉय पूरी मेहनत के साथ काम कर रहा है, पूरे एफर्ट्स ले रहा है और आप उसके एफर्ट्स को कंटिन्यूसली प्रेस कर रहे हो, उसके एफर्ट्स जो है उसके लिए उसको कंटिन्यूसली बेनिफिट देते जा रहे हो, त्याची आपण जर स्तुती करत असू कंटिन्यूसली, है ना, उसको अलग अलग रिवार्ड्स देके, अवार्ड्स देके, है ना, उसको उसकी आप प्रशंसा करते जा रहे हो, उसको प्रमोशन दे रहे हो समय समय पर, तो सेटिस्फैक्शन उसका बढ़ता जाएगा क्योंकि वो मोटिवेट हो रहा है, मोटिवेट होता रहेगा तो उसका जॉब सेटिस्फैक्शन जो है वो बढ़ता जाएगा क्योंकि उसकी सारी ज़रूरतें पूरी भी हो रही है और उसके काम को सराहा भी जा रहा है। तो इस सिचुएशन में जॉब सेटिस्फैक्शन ये हाई हो जाता है। The next one is better performance. Next one is better performance. In order to perform better than the other employees, they develop competence and perform better to meet the challenges of their job. Obviously, better performance. Continuously हर एम्प्लॉय ये कोशिश करता है, स्टाफिंग अगर बेस्ट है और उसका ट्रेनिंग डेवलपमेंट बेस्ट है तो वो कंटिन्यूसली ये कोशिश करता है कि बाकी एम्प्लॉयज से मैं अच्छे से काम करूं ताकि आगे मुझे रिवॉर्ड अवार्ड जो है वो मिलते रहे। आप दूसरे किसी एम्प्लॉय को आप प्रेस कर रहे हैं तो बाकी एम्प्लॉयज जो है उनमें भी मोटिवेशन आएगा कि मैं भी अच्छे से काम करूं, मैं भी अपना परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ट करता जाऊं ताकि कल जाकर मुझे ये रिवॉर्ड, मुझे ये अवार्ड जो है वो मिले, है ना। तो परफॉर्मेंस जो है बाकी सभी एम्प्लॉयज के भी किसी एक एम्प्लॉय को देखकर सुधरते जाते हैं। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स का सही तरीके से इस्तेमाल होता है क्योंकि पहले ही हमने देखा कि स्टाफिंग का मतलब है सही राइट पीपल ऑन राइट जॉब, है ना, पुटिंग राइट पीपल ऑन राइट जॉब, सही इंडिविजुअल को, सही लोगों को सही जॉब पर अपॉइंट करना, ये स्टाफिंग का काम है। और जब आप सही इंडिविजुअल्स को सही जॉब पर अपॉइंट कर रहे हो, उनसे वो सारे काम करवा ले रहे हो जिनके लिए, जिनमें वो एक्सपर्ट है, मतलब आप अपने पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, इंडिविजुअल्स जिसमें आते हैं, जो एम्प्लॉयज आते हैं उसमें जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो, उनके स्किल्स को अच्छी तरीके से यूज कर रहे हो, उनकी एक्सपर्टीज को यूज कर रहे हो ताकि ग्रोथ जो है ऑर्गेनाइजेशन की हो सके और साथ में उनकी भी। स्टाफिंग फंक्शन ट्राइज टू यूटिलाइज ह्यूमन रिसोर्सेज मोर इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ऑब्वियसली क्योंकि सही इंडिविजुअल को सही जगह पे भेज दिया और उसके स्किल्स, नॉलेज, एक्सपर्टीज को यूज करना चल रहा है ना, सही तरीके से उसको यूज किया जा रहा है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम हेल्प्स द एम्प्लॉयर टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। और कंटिन्यूसली ट्रेनिंग दी जा रही है, डेवलपमेंट हो रही है उसकी, तो उसका परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। जैसा आज वो परफॉर्म कर रहा है, उसके पास जितने स्किल्स है उसके बेसिस पर उसको अगर ट्रेनिंग कंटिन्यूसली दिया जाए तो वो उसका परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, उसके परफॉर्मेंस को वो इम्प्रूव कर लेगा, है ना, और उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रहा है, आपका टारगेट जो है वो अचीव हो जाएगा। तो इस तरह से ये 10 इंपॉर्टेंस है जिनको हम कह सकते हैं कि जिनके भरोसे पर स्टाफिंग जो है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन 10 इंपॉर्टेंस को देखते हुए ये समझा जा सकता है कि स्टाफिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, आया समझ में आपको? स्टाफिंग फंक्शन समझ में आया क्या? पेमेंट बढ़ाने को ही तो मैं कंटिन्यूसली यही तो कह रहा हूँ ना, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट की जो बात कर रहा हूँ मैं दिशा, इंक्रीमेंट जो हम कह रहे हैं कि प्रमोशन के साथ इंक्रीमेंट बोल रहा हूँ ना, इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि पेमेंट बढ़ाना, सैलरी बढ़ाना, तो इंक्रीमेंट करना जरूरी है। मैंने कंटिन्यूसली बात की कि प्रमोशन करना है, इंक्रीमेंट करना है, अवार्ड देना है, रिवॉर्ड देना है ना, तो ये रिवॉर्ड जो है ये आपका प्रमोशन है ना, अवार्ड आपको दे रहे हैं, आपको आपके काम के लिए प्रेस किया जा रहा है। साथ में मैं इंक्रीमेंट की बात कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट म्हणजे सैलरी वाढवणे, पगार वाढवणे, पैसा जो है वो बढ़ाकर देना, है ना। इंक्रीमेंट का मतलब होता है सैलरी जो है इंक्रीज होना। बराबर, 7th पॉइंट रिपीट करना है आपको, मेंटेन्स हार्मनी। हार्मनी मतलब क्या है? तो साउंड एनवायरनमेंट जो है, हेल्दी एनवायरनमेंट जो है, वर्क कल्चर जो है वो डेवलप करना। हार्मनी का मतलब क्या है? मेंटेन्स हार्मनी का मतलब क्या है? हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट जो रहता है, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको जाके काम करने की इच्छा होना ऑटोमेटिकली, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हो, वहां देखते हो वर्क कल्चर इतना बेस्ट है, एम्प्लॉयज का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है, इतना बेस्ट है, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का और एम्प्लॉयज का बेस्ट है, आपको सही समय पर ट्रेनिंग दी जा रही है, अच्छे से इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है,
आपका डेवलपमेंट प्रोसेस पर ध्यान दिया जा रहा है, आपकी डेवलपमेंट कैसे होगी इस पर ध्यान दिया जा रहा है, आपको कंटिन्यूअसली आपके काम के लिए अवार्ड मिल रहे हैं, रिवॉर्ड मिल रहे हैं, है ना, 4 लोगों के बीच में आपके काम की जो है सराहना की जा रही है, सारी चीजें इतनी बेस्ट दिखने के बाद वो क्या होता है ना, तो वर्क कल्चर जो है वो ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, वर्क कल्चर जो है वो साउंड हो जाता है, हेल्दी वर्क कल्चर हो जाता है। हार्मनी का मतलब क्या है, तो हेल्दी वर्क कल्चर, यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी मेंटेन करना मतलब क्या है, हेल्दी वर्क कल्चर जो है उसको मेंटेन करना, मतलब सबका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बेस्ट होना, मैनेजमेंट का एम्प्लॉयज के साथ, एम्प्लॉय का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बेस्ट होना, मैनेजमेंट का पूरा ध्यान देना एम्प्लॉय की तरफ, उसको उसका काम अच्छे से समझा देना, उसको काम करने के लिए डायरेक्शन अच्छे से देना, उसको सही समय पर ट्रेनिंग देना, उसकी डेवलपमेंट पर ध्यान देना, उसको सही समय पर प्रमोट करना, इंक्रीमेंट करना उसकी, उसको रिवॉर्ड अवार्ड देना, इन सारी चीज़ों से जो इन्वायरमेंट बनता है वो इन्वायरमेंट पीसफुल एंड हार्मनीफुल, मतलब के साउंड इन्वायरमेंट, हेल्दी वर्क कल्चर डेवलप हो जाता है ना। और जहाँ वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, जहाँ काम करने में मजा आए, जहाँ काम करने में मजा आए, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में मजा आए, उस ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूअसली एम्प्लॉय जो है वो कंटिन्यू करता है, वो छोड़कर नहीं जाता, है ना। और जहाँ काम करने का मजा है वहाँ फिर मजा ही मजा है सर। साथ में देखो, कई ऐसे मैनेजर्स भी आपने देखे होंगे, एलन मस्क आता बा है एक गोष्ट तुम्हारे, क्या लगता है आपको एलन मस्क एज अ एम्प्लॉयर कैसे हैं? एज अ एम्प्लॉयर एलन मस्क के साथ दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गए, दुनिया की सबसे अमीर इंसान बन गए। स्पेसएक्स और टेस्ला, स्पेसएक्स तो आउट ऑफ द वर्ल्ड कंसेप्ट है उनकी, है ना, मंगल पर सोसाइटी बनाने की है भाई को, मंगल और पृथ्वी पर क्या करना है, ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट करनी है ना, अलग ही लेवल पर इंडिविजुअल सोच रहा है, अलग ही लेवल पर सोच रहा है ना एलन मस्क। लेकिन एज अ एम्प्लॉयर ये बंदा है कैसा? हमारे सामने यूथ आइकॉन तो है, यूथ आइकॉन है ऑब्वियसली, एनर्जी एनर्जी बहुत ज्यादा है उस इंडिविजुअल में, इतनी एनर्जी है कि खुद अगर काम करने के लिए शुरू हो जाए तो 4-4 5-5 दिन ना सोएगा, ना खाएगा, ना पिएगा, ना कुछ कंटिन्यूसली टारगेट है, काम करते रहेगा, है ना, इतनी एनर्जी है। और सेल्फ बिलीफ इतना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग की बेसिक डिग्री ना होते हुए भी, एरोस्पेस इंजीनियरिंग की कोई भी बुक अभी तक ना पढ़ते हुए भी, उसके बाद भी जब ये सोचा कि मैं स्पेस ट्रैवल एजेंसी ओपन करना चाहता हूं, तो उन्होंने 1-2 साल कंटिन्यूसली एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, और जिनके पास एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री है उनसे भी ज्यादा इफेक्टिव काम इन्होंने करके दिखाया। मतलब एरोस्पेस इंजीनियर्स जो नहीं कर पाए, जो नहीं सोच पाए, वो इन्होंने सोचा और करके दिखाया, करके दिखाया। तो बंदे के पास सेल्फ बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है उसका कि मैं ये कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ। लेकिन एज ए एम्प्लॉयर कैसा है बंदा? एज ए एम्प्लॉयर बहुत ही एरोगेंट, बहुत ही रूड, बहुत ही ज्यादा अगर हिटलर आदमी है, क्योंकि अपने एम्प्लॉयज को, खुद तो 4-4 5-5 दिन खाएगा पिएगा नहीं आदमी, काम करते रहेंगे, और साथ में अपने एम्प्लॉयज को भी मजबूर कर देते कि यहीं रुको, यहीं बैठो, यहीं खाओ पियो, यहीं सब कुछ करो। 4-4 5-5 दिन घर पे भी नहीं जाने देता भाई, 4-4 5-5 दिन घर पे भी नहीं जाने देता। अब ऐसी सिचुएशन में क्या है, यहाँ पर साउंड मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयज जो है वो मोटिवेटेड है ना, एम्प्लॉयज जो है मोटिवेटेड है। क्या किया है कि एम्प्लॉयज अपना विजन जो था, अपना सपना जो था, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का सपना बना के रख दिया। और जो लीडर ये सब कर सकता है, वो लीडर कैसा भी हो, उसके साथ काम करने का मजा अलग आता है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनका जो बिहेवियर है एलन मस्क का अपने एम्प्लॉयज के साथ, रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे दे रहे हैं, फैसिलिटीज, उनकी सारी समस्याओं का ध्यान रख रहे हैं, वो सारी चीजें हैं। लेकिन जो बिहेवियर है वो बिहेवियर स्टाफिंग के रूल्स जो है उनको, प्रिंसिपल्स जो है उनको मान के नहीं चलता। ये जो बिहेवियर है वो स्टाफिंग के प्रिंसिपल्स में नहीं बैठता। लेकिन वो इंडिविजुअल ऐसा है, उसने एम्प्लॉयज को मोटिवेट ही ऐसे किया है, वो लीडर ही नेक्स्ट जनरेशन लीडर है कि इतना मोटिवेशन दे दिया कि एम्प्लॉयज भी 4-4 5-5 दिन जबरदस्ती अगर उनको वहां बैठाया जा रहा है, फैमिली से मिलने नहीं दिया जा रहा है, घर पे नहीं छोड़ा जा रहा है, घर पे जाने नहीं दिया जा रहा है, तो भी वो काम कर रहे हैं। क्योंकि
अब वो सपना सिर्फ एलन मस्क का नहीं है, वो सपना किसका है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का है। और जब आपके पास अपना सपना है, अपना ड्रीम है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो एलन मस्क एज ए एम्प्लॉयर उतने अच्छे नहीं है, लेकिन वो एज ए लीडर बहुत अच्छे हैं, लीडर बहुत अच्छे हैं। तो देखो उनका जो बिहेवियर है वो स्टाफिंग के प्रिंसिपल्स में नहीं बैठता, फिर भी वो काम कर रहे हैं। स्टाफिंग के प्रिंसिपल में क्या बैठता है, अच्छे रिलेशन हो, साउंड रिलेशन हो, सारी प्रॉब्लम्स का आप ध्यान रखें इंडिविजुअल की, और साथ में उसको कंटिन्यूसली ट्रेनिंग, उसकी डेवलपमेंट, वो सब करते रहे, तो हार्मनी क्रिएट हो जाएगी। हार्मनी का मतलब क्या होता है कि हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट होना। आया समझ में? अरे यार मैं इनविजिबल हो गया, भला ठीक है, अभी आ जाते हैं वापस। बंद हो गया सही कैमरा। ट्रिम कर लेंगे, नहीं पिक्चर सब यही भी बंद हो गया, मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। हाँ अब दिख रहा, अब हो गया विजिबल में। हाँ तो अब आप आगे बताओ कि ये जो 2 क्वेश्चंस हुए या फिर अभी तक जो क्वेश्चंस हुए, आता ठीक आहे ना? हाँ आतापर्यंत हे जे क्वेश्चंस झालेत आपले 7 प्रश्न झालेत है ना, और 3 जो फंक्शंस है हमारे वो भी हो गए। अब इसमें और कोई डिफिकल्टी आपको तो वो पूछ सकते हैं आप, है ना, आपकी डिफिकल्टीज जो है वो पूछ सकते हैं बेटा, बताओ। जादू, हैरी पॉटर देखा? हैरी पॉटर हिंदी में किसने किसने देखा हैरी पॉटर? हिंदी में किसने किसने देखा हैरी पॉटर हिंदी में? तो वो हैरी पॉटर की तरह कभी कभी हम क्या करते, छड़ी घुमा देते, आपको क्या करते थे, भ्रमित कर देते, भ्रमित भव। तो आप भ्रमित हो जाते कि सर दिख नहीं रहे, दिख नहीं रहे, सर यहीं रहते, सर कहीं नहीं जाते, मैं यहीं पर होता हूँ, मैं कहीं नहीं जाता, बस क्या है ना वो छड़ी घुमा देता हूँ मैं, भ्रमित भव, कि आप क्या हो जाते, भ्रमित हो जाते कि सर दिख नहीं रहे। इंग्लिश में देखा है, इंग्लिश में देखेंगे तो वो डायलॉग जो है, वो जो मंत्र वो बोलते ना, उसका वो फील नहीं आता, फील हिंदी में आता। हिंदी में इंग्लिश में देखो, बेस्ट मूवी है, जो रियल डायलॉग्स है वो समझ में आते हैं। हिंदी में वो जो मंत्र है उनका मजा अलग आता। और एक बात देख लेना है ना, एक बार देख लेना, जिन्होंने नहीं देखी भाई, हमारा तो मतलब हम छोटे थे तब वो सीरीज रिलीज होती थी कंटिन्यूसली, और बहुत फेमस है हैरी पॉटर। जिसने नहीं देखी वो देख लो, हिंदी में देखो, इंग्लिश में देखो, किसी भी लैंग्वेज में देखो, भाई देख लो, है ना। क्योंकि एक बात समझ में आती है कि कोई किस हद तक किसी स्टोरी को लिख सकता है, कोई किस हद तक किसी स्टोरी को लिख सकता है, और कोई दूसरा इंडिविजुअल, कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उसको कैसे प्रेजेंट कर सकती है, इतना इफेक्टिवली, बहुत ही इफेक्टिवली उसको प्रेजेंट किया गया है। देखो हमारे यहाँ ऐसी स्टोरीज मिलती नहीं है, हमारे यहाँ ऐसे बुक्स भी नहीं लिखे जाते, हमारे यहाँ ऐसे मूवीज जो है वो भी नहीं बनाए जाते। साइंस फिक्शन मूवीज या फिर आउट ऑफ द वर्ल्ड मूवीज जो है वो हमारे यहाँ नहीं बनती, हॉलीवुड में देखने को मिलती। हॉलीवुड में ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज अभी साइंस फिक्शन मूवीज ही बनती है ना, और ऐसी मूवीज बनती है जिनकी सीरीज कंटिन्यूसली चलती है, जो स्टोरीज है वो अनबिलीवेबल स्टोरीज होती है, बहुत कुछ देखने, सीखने और ऑब्जर्व करने को मिलता है उसमें से भी। हाँ हिंदी में अलग ही मजा है, क्योंकि हिंदी में जो डायलॉग्स है वो बहुत काफी हद तक चेंज किए हुए हैं, और वो मंत्र जो है उनके, उसका मजा अलग है, अलग ही मंत्र बन जाते हैं ना, भ्रमित भव, अदृश्य भव, विस्तारम। चलो ठीक है, तो यहाँ पर कोई डिफिकल्टी नहीं है किसी को, स्टाफिंग तक, फर्स्ट प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन, एंड द थर्ड वन इज स्टाफिंग। 3 फंक्शंस हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम
चौथा फंक्शन जो है डायरेक्टिंग, उसको देखेंगे। हर लेक्चर में हमारा एक फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो जा रहा है, और एक लेक्चर में हमको एक ही फंक्शन देखना है, अच्छी तरीके से समझना है फंक्शन को, है ना। तो कल के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, डायरेक्टिंग हमारा जो फंक्शन है नेक्स्ट फंक्शन, उसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद के लेक्चर में हमारा कोऑर्डिनेशन ये फंक्शन कंप्लीट होगा। उसके बाद जो लेक्चर होगा कंट्रोलिंग, यानी कि यहाँ से हमारे पास 3 लेक्चर्स है, 3 लेक्चर्स के बाद हम क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे इसको। और दूसरी बात, आप सभी के पास यूजर नेम पासवर्ड है,